हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जनरल डिस्कशन, तो एक सामान्य सी जानकारी मैंने वहां पर आपको बता दी थी इसके विषय में। उसका जो डायग्राम था और उसके जो मुख्य भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, है ना, उन सभी के बातों मैंने आपसे कर लिया था। तो वहां पर मैंने आपको उन सभी बातों से संबंधित थोड़े थोड़े अंगों से संबंधित बातें समझा दी थी। उसके बाद क्या रहेगा कि उनके बारे में जो ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो मनुष्य के पाचन तंत्र के वर्णन में देखिए दो बातें आती हैं, है ना। एक तो आपका ये होता है कि जब कहता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो पाचन तंत्र में जो अंग भाग लेते हैं आपको उन अंगों के बारे में बताना होता है, मेन ये काम होता है। और अगर चाहे तो थोड़ा बहुत उसमें ये लिख सकते हैं कि कौन सा अंग क्या काम करता है, ठीक। लेकिन दूसरा प्रश्न इस तरीके से आता है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए, या मनुष्य के विभिन्न अंगों में पाचन की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये प्रश्न दूसरा होता है। तो इसमें फिर आपको लिखना पड़ेगा कि किस चीज का किस चीज में पाचन कैसे होता है ना। ये दो प्रकार से प्रश्न बनता है, ठीक। हालांकि मैं यहाँ पर आपको दोनों टाइप का बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के वीडियो में सारी चीजें डिस्कशन कर दूंगा, एक एक बात क्लियर हो जाएगी, है ना। लेकिन मैं बता देता हूं कि प्रश्न दो तरीके का रहता है। मनुष्य के पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, तो अगर चित्र आता है तो चित्र बना सकते हैं, है ना। अभी जो डायग्राम पर मैं यहाँ लगा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख करके उसको बना सकते हैं वहां से। तो पाचन तंत्र के वर्णन का मतलब ये हो गया कि जो अंग पाचन तंत्र में से मुख है, ग्रसनी या ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है ना। तो इनके आपको थोड़ा थोड़ा क्या विषय में लिख देना है, इनके बारे में बता देना है ना। लंबाई चौड़ाई बता देना है, कौन कौन से भाग होते हैं, ये सारी बातें बता देना है, ठीक। तो ये जनरल डिस्कशन हो जाता है पाचन तंत्र के विषय में। क्योंकि अगर सारी बातें एक ही में लिखने लगे तब तो फिर ये तो थ्योरी ही हो पाएगी, या तो फिर डायग्राम ही हो पाएगा, पूरी चीज नहीं। हालांकि डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत बड़ी चीज है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं। तो पूरी डाइजेशन की प्रोसेस को कभी नहीं लिखा जा सकता। लिखने लगेंगे तो 3 घंटे तक खाली डाइजेशन ही लिख पाएंगे, है ना। इतना बड़ा डाइजेशन होता है। लेकिन हमें क्या करना होता है कि एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम को समय को ध्यान में रखते हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको नोट करके, उनको नोट डाउन करके उसमें लिखना होता है। सारी चीजों के बारे में हमें नहीं लिखना होता, जितना हमसे कहा गया उतना हमको करना होता है, ठीक। तो फिर यहां पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा कि जो आता है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके विषय में बता दूंगा। और उसके बाद वो प्रश्न में बता दूंगा कि विभिन्न अंगों में पाचन कैसे होता है, इस प्रक्रिया को मैं आपको बता दूंगा। दोनों प्रश्न आपको सॉल्व करवा दूंगा, यहाँ पर बता दूंगा, थ्योरी लिखी होगी, आप स्क्रीनशॉट उसका लेकर के लिख लीजिएगा अपने पास। तो चलिए फिर अब यहाँ पर देखिए थ्योरी आ चुकी है थोड़ी सी, है ना। शुरुआत स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। तो इसमें देखिएगा मनुष्य के पाचन तंत्र से संबंधित कुछ बात बताई जा रही है। तो स्क्रीन पर आपके थ्योरी लगी हुई है, आप इस थ्योरी को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, मैं इसको समझा देता हूं और उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो आप इसको देख लीजिए, मैं पढ़ करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में पूरी एक एक चीज आपको डाइजेशन के विषय में बता रखा है, लेकिन यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा यहाँ पर लिखी हुई थ्योरी आपकी क्या कहता है कि पाचन तंत्र लिखा हुआ है ना। तो इसमें क्या पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा, भोजन के पाचन के लिए भौतिक व रासायनिक क्रियाएं विभिन्न अंगों द्वारा की जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, आपका मुंह है, ग्रसनी या ग्रास नली है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। तो ये अंगों का समूह ही तो है इसके अंदर, है ना, जो भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक। उसके बाद ये अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं, इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये सभी अंग मिलकर के क्या करते हैं, एक तंत्र बनाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिएगा आगे क्या लिखा है, अगली हेडिंग आती है इसमें पाचन। अब ये पाचन की प्रोसेस होती क्या है, ठीक। तो लिखा, जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। यानी यहां पर क्या होगा, एंजाइमों की सहायता से, है ना, विभिन्न प्रकार के एंजाइम होंगे, बहुत सारे इसमें एंजाइम निकलते हुए नाम आएंगे तमाम एंजाइमों का इसमें, है ना। तो वहां पर देखिएगा तो यही बताया गया कि रासायनिक क्रियाएं और एंजाइमों की सहायता से क्या करते हैं, जटिल पदार्थों को हम क्या करते हैं, सरल और घुलनशील पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक। तो ये तो जनरल जानकारी हो गई आपके डाइजेशन के विषय में। उसके बाद आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। तो कहता है कि पाचन तंत्र के अंग,
है ना। आ गई वही बात, देखिए मैंने बताया कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग होते हैं सम्मिलित, तो देखिएगा लिखा पाचन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग सम्मिलित किए जाते हैं। लिखा भोजन को चबाने, निगलने, पचाने और अवशोषित करने के अतिरिक्त अधपचे और बिना पचे भोजन को बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत आहार नाल या पाचन नली और पाचन के सहायक अंग आते हैं। ठीक, तो ये बता दिया गया कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट आपके जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं कि इसके अंदर जैसे आपका पाचन तंत्र में जैसे मुख हो गया, ग्रसनी ग्रास नली हो गई, अमाशय हो गया, तो ये सब अंग क्या होंगे इसमें आएंगे। ठीक, पाचन तंत्र का जो अपशिष्ट बचेगा उसको भी निकालने वाले कुछ अंग आएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए नीचे लिखा पाचन तंत्र में सम्मिलित अंग व ग्रंथियां। अब देखिए दांत वगैरह है और ग्रंथियां जो लीवर, यकृत है, अग्नाशय है, ये सब भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन आपको इनके सबके विषय में डिटेल में नहीं लिखना है। ये लिखने लगेंगे तो फिर मैंने बता दिया कि डाइजेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, 3-4 पेज का जाएगा फिर, और उसमें भी हो नहीं पाएगा, तो डाइजेशन बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक, इसलिए हमें मेन पार्ट के बारे में यहाँ पर लिखना होगा इस प्रश्न के अंतर्गत। ठीक, बाकी अलग से कभी पूछा जाएगा तो यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में हम बाद में अलग लिख दिया करेंगे, वो अलग पूछा भी जाता है, इसमें कभी नहीं पूछा जाता इसके साथ। ठीक, उसके बाद देखिएगा तो इसमें अंग कौन कौन से हैं उनके नाम भी यहाँ पर लिखे। पहला है आपका मुख, मुख या मुख गुहा, दोनों में से कोई भी नाम मिल सकता है आपको, मुख लिखा हो, मुख गुहा लिखा हो, ठीक, उससे कोई टेंशन न लीजिएगा, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक, उसके बाद सेकंड लिखा है ग्रसनी या ग्रास नली, है ना, फेरिंग्स कहते हैं इसको। उसके बाद अमाशय है इसमें, स्टमक, है ना, अमाशय हो जाएगा। उसका अगला भाग छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद बड़ी आंत। तो इन सबके क्या है, ये आपके भाग हो जाते हैं 5 टोटल। अब इन छोटी आंत बड़ी आंत में कई सारे भाग होते हैं, है ना, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे इसके विषय में। ठीक, तो ये सारी एक सामान्य सी जानकारी हो जाती है जो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर लिखी हुई है, तो आप इसको देख करके थोड़ा सा इसको दिमाग में ध्यान कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें थ्योरी स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेगी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ पढ़ के बताता हूं और यहाँ पर थ्योरी आती जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रखते जाइएगा, उसको लिख लीजिएगा, उसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पहले यहाँ पर देख लीजिए एक डायग्राम आ गया आपके इस स्क्रीन पर बना हुआ है ये डायग्राम, तो आप यहाँ से देख करके बना सकते हैं या कहीं और से आपको समझ में आए तो आप वहां से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आपको समझ में अच्छा लगे वो बना सकते हैं। लेकिन जनरल एक डायग्राम ये होता है जो बना हुआ आपको बुक्स में मिल जाएगा, आप उसको बुक से भी बना सकते हैं या यहाँ से भी इसको बना सकते हैं। ठीक, अब इस डायग्राम में देख लीजिए है क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। तो सबसे पहले जिह्वा इसमें दिखाई गई, जिह्वा का मतलब जीभ। ठीक, ये एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। ठीक, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है मुंह, मुख या मैं बताया था कि मुंह या मुख गुहा, ठीक, या मुख गुहिका भी कहीं कहीं लिखा होगा, बकल कैविटी कहते हैं इसको। ठीक, तो इससे भोजन तो अंदर जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ग्रसिका, है ना, तो ग्रसिका या ग्रास नली भी इसको कह दिया जाता है, ओइसोफेगस। ठीक, पूरी नली को ओइसोफेगस कह दिया जाता है। तो ग्रसिका या ग्रास नली इसका दूसरा पार्ट जहां से भोजन उतरता है नीचे की ओर। ठीक, उसके बाद अगला जो पार्ट इसमें लिखा हुआ है आपका वो डायफ्राम है। डायफ्राम से कोई लेना देना है नहीं उतना खास, वो श्वसन तंत्र में, इसके विषय में लिखने का काम श्वसन तंत्र में होता है, यहाँ नहीं होता। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इसमें अमाशय। ठीक, तो अमाशय अगला भाग है, अमाशय तो मेन भाग है इसका। ठीक, अमाशय के भी 3 भाग होते हैं, अभी आगे आएगा, है ना, कि फंडिक, पाइलोरिक, ये सब भाग होते हैं इसके अंतर्गत, वहां पर मिल जाएंगे अभी आपको। उसके बाद साइड में देखिए लिखा है डायफ्राम के नीचे पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है, यानी यकृत है, यकृत में क्या होता है, पित्ताशय होता है, तो पित्ताशय में पित्त रस संग्रहित होता है, संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है पित्त रस। ठीक, उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है पित्त रस, जो वसा का क्या करता है, वसा को जल में घुलनशील बनाने का काम करता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पित्त नली इसके अंदर, तो पित्त नली वगैरह तो सब उससे कनेक्शन होता है, पित्त में आएगा, पित्त, है ना, पित्ताशय में। फिर उसके बाद नीचे यकृत लिखा हुआ, वही यकृत ग्रंथि से निकलते हैं ये सब। फिर लिखा है नीचे आपका अग्नाशय, है ना, अग्नाशय ग्रंथि लिखी है, तो अग्नाशय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अग्नाशय भी देख सकते हैं, अग्नाशय के विषय में आपको लिखना नहीं है यहाँ पर। ठीक, साइड में अंग बना हुआ वो बता देता हूँ आपको। फिर उसके बाद अग्नाशय के नीचे जब आप साइड में देखेंगे तो उधर लिखा है क्षुद्रांत्र,
है ना। क्षुद्रांत्र लिखा हुआ है, ये छोटी आंत का भाग होता है, क्षुद्रांत वगैरह अभी आगे आएंगे ये सब, ठीक। उसके बाद बृहदांत्र लिखा हुआ है, ठीक। बृहदांत्र ये बड़ी आंत का भाग हो जाएगा। और सबसे नीचे लिखा है परसेसिका, तो क्रम रूप परसेसिका होती है, जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि ये अवशेषीय अंग होता है, ठीक। तो जनरल डायग्राम है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं आपको। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, थ्योरी आपकी स्क्रीन पर आ गई है, लिखा हुआ है मनुष्य की आहार नाल। तो समझते जाइएगा ध्यान से, मैं यहाँ पर पढ़ते बताता हूँ आपको, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य की आहार नाली यह मुख से गुदा तक फैली 8 से 10 मीटर लंबी होती है। तो 8 से 10 मीटर तक लंबी हो सकती है ये। खोखली अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, बिल्कुल सही। आहार नाल यहाँ चालू होती है, सब क्या है, पूरी आहार नाल जा रही है अंदर की ओर। तो उसके बाद इसे निम्नलिखित भागों में विभाजित करते हैं, मुख ग्रासन या मुख गुहिका, या मुख लिख दीजिए केवल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक। सेकंड है आपका ग्रास नाल, ग्रास नाल कहिए, ग्रास नली कहिए, ग्रसनी कह दीजिए, है ना। ग्रसनी छोटा सा भाग होता है, ग्रास नाल पूरी को कह दिया जाएगा, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर अमाशय है, चौथा है छोटी आंत तथा 5 नंबर है बड़ी आंत, ठीक। इनमें से छोटी आंत आहार नाल का सबसे उपयोगी भाग है। सबसे इंपॉर्टेंट भाग क्या है, छोटी आंत पूरे पाचन तंत्र में, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद फिर देखिएगा आ गई थ्योरी, पहला हेडिंग लिखा हुआ मुख ग्रासन या गुहिका, मुख गुहिका कहिए, मुख ग्रसनी कहिए, ग्रसिका कह सकते हैं, ठीक। तो मुख ग्रासन या गुहिका, तो लिखा यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है ना। ऊपरी अचल यानी ऊपरी क्या है, ऊपर का जो जबड़ा होता है ये हिलता नहीं है ऊपर का, नीचे का देखना ऐसे ऐसे मुंह चलाते तो नीचे का जबड़ा हिलता रहता है, तो ऊपरी अचल है, ऊपर ऊपर का जबड़ा चलता नहीं है, नीचे का जबड़ा चलता है, ठीक। तो नीचे का जबड़ा क्या है, चल होता है, ऊपर का अचल होता है, ठीक, के मध्य स्थित होती है। इसका पश्च भाग ग्रसनी कहलाता है, पीछे का भाग ग्रसनी कहलाएगा इसका, ठीक। उसके बाद लिखा ग्रसनी निगल द्वारा ग्रास नाल में एवं कंठ द्वारा श्वास नाल में खुलती है। 2 नलकियां होती हैं, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड हो जाती है, एक साइड जाएगा फेफड़े की साइड में और एक साइड जाएगा भोजन की ओर में, यानी एक नली भोजन की ओर जाएगी और एक नली जाती फेफड़े की ओर, ठीक। तो 2 नलियों में विभाजित होता है। उसके बाद क्या लिखा है, लिखा है कि जबड़े दांत युक्त दांत भोजन को काटने चबाने में सहायता करते हैं। मुख गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन में लार को मिलाने का तथा भोजन को निगलने में सहायता करती। जीभ पर स्वाद कलिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। इसमें टाइलिन एंजाइम है ना, जो लार में पाया जाता है, ठीक। ये क्या करता है, माल्टोज वगैरह है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का काम करता है, ठीक। तो ये बात आपको मुख या मुख गुहिका के बारे में लिख देनी है, ठीक। तो पहली हेडिंग हो गई। सेकंड पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ है ग्रास नाल ओसोफेगस, है ना। ग्रास नाल या ग्रास नली भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर सक्रिय नलिका होती है, जो गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई उदर में पहुंचकर अमाशय में खुलती है। तो ये अमाशय में जाती है, ग्रसनली जाती है, अमाशय में खुलेगी, ठीक, खुलती है। मुख ग्रासनी, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ग्रास नाल की दीवार मोटी तथा पेशी होती, इससे भोजन को सुगमता से निगला जा सकता है। इसकी दीवार वगैरह बताया गया कि मोटी वगैरह होती है, जिससे भोजन आसानी से निगल जाए, वहां से चला जाए, ठीक। तो ये सेकंड पार्ट इसका हो जाता है ग्रास नाल या ग्रास नली। उसके बाद अगला नंबर थर्ड है अमाशय आ गया। बहुत ज्यादा इनके विषय में नहीं लिखना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। तो लिखा है डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में बाईं ओर स्थित होता थैली नुमा, लगभग 24 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा। लंबाई चौड़ाई भले भूल जाइए, कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है लंबाई चौड़ाई से, कि आप लंबाई चौड़ाई याद करने के पीछे पड़ जाओ, ठीक। या फिर लंबाई चौड़ाई नहीं कहता लिखने के लिए, ठीक। तो लंबाई चौड़ाई भले ना लिखे, लेकिन और बातें इसमें याद रखिए, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि अमाशय का प्रारंभिक चौड़ा भाग, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अमाशय के 3 भाग होते हैं, कौन कौन सा, तो देखिए लिखा है कार्डियक लिखा है, और बीच का भाग फिर देखिए क्या लिखा है, पहला भाग कार्डियक हो जाएगा, बीच का भाग आपका फंडिक है, और उसके बाद भाग जो आपका है लास्ट वाला वो पाइलोरिक भाग है। तो 3 भाग इसके अंदर पाए जाते हैं अमाशय के अंदर, ठीक। उसके बाद अमाशय का मध्य भाग अमाशय काय या फंडिक कहलाता है। भोजन का पाचन मुख्यतः मध्य भाग में होता है। अमाशय का पश्च भाग पाइलोरिक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलता है। तो अमाशय के 3 पार्ट होते हैं, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी, जब अमाशय वहां पर बताए थे आपको बना करके, है ना, कि इस तरीके से कुछ आपका जो अमाशय बना हुआ था इसका, है ना। इसके 3 भाग होते हैं, तो ये है और एक ये है। तो ये कार्डियक भाग हो जाता है, ठीक, और ये आपका फंडिक भाग हो जाता है, ठीक, और ये वाला भाग आपका, है ना, पाइलोरिक हो जाता है,
ठीक, तो ये कार्डियक फंडिक, यहां से क्या निकलता है, पिछले वीडियो में बताया था HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। यहाँ पर एक म्यूकस की लेयर होती है पेट के ऊपर, पेट की ऊपरी सतह पर अंदर से एक म्यूकस की लेयर होती है, ताकि वो जो एसिड निकलता है उससे पेट की लेयर को कोई खतरा ना पहुंचे, कटने ना पाए, अल्सर वगैरह ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर एक चिकनी लेयर होती है। और यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे उभार निकले हुए होते हैं, इसमें भोजन रुकता है, यहाँ पर भोजन का पाचन होता है इसके अंदर। ठीक, उसके बाद ये वाला जो लास्ट वाला पाइलोरी भाग है, ये आगे चल करके छोटी आंत में जाकर के क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक, तो यही कह रहा है इस अमाशय वाले भाग में कि ये कहाँ खुलेगा, जाकर के ग्रहणी में खुलेगा। अभी जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पर जब देखेंगे छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। ठीक, देखेंगे तो छोटी आंत के भी 3 भाग आपको मिलेंगे। पहला जो भाग होता है वो आपको मिलेगा इसके अंदर, वो मिल जाता है ग्रहणी। ठीक, दूसरा मिलता है मध्यांत्र, मध्यांत्र, और लास्ट वाला जो आपका है वो शेषांत्र। ठीक, ये देखिए तो छोटी आंत के 3 भाग हो जाएंगे, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो देखिए ये यहीं से जुड़ा होता है, तो इसका ये पहला भाग क्या हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। और मध्य माँ से क्या हो जाएगा, मध्यांत्र, इसीलिए मध्यांत्र इसका नाम ही है, तो ये मध्यांत्र हो जाएगा। और लास्ट वाला भाग जो है वो शेषांत्र हो जाएगा, है ना। ये देखिए तो ग्रहणी, मध्यांतर और शेषांत्र, इसके 3 भाग हो जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिएगा अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर आ गई है, ये क्या कहती है, छोटी आंत, है ना। छोटी आंत में देखिए क्या है, तो कहता है कि अमाशय छोटी आंत में खुलता है, यह पाचन तंत्र का सबसे ऊपरी भाग है। कौन सा भाग इसका, तो ग्रहणी वाला भाग, है ना। ये देखते हैं इसको। उसके बाद लगभग 6 मीटर लंबी कुंडली नलिका होती है, 3 भागों में विभाजित होती है। आ गई वही बात, देखिए क्या लिखा है, पहला ग्रहणी, मध्यांश, शेषांत। ग्रहणी या पक्वाशय पहला भाग लिखा हुआ है, तो यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी सी के आकार की रचना होती है। ग्रहणी मध्यांत्र में खुलती है, जुजिनम कहते हैं इसको, साइड में लिखा हुआ जुजिनम। खुलती इसकी दोनों भुजाओं के बीच गुलाबी रंग की अग्नाशय नामक ग्रंथि होती है। यकृत तथा अग्नाशय सामान्य पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसके साइड में दोनों ग्रंथियां होती हैं, है ना। इस साइड में यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस साइड में इधर मिल जाएगा आपको अग्नाशय, तो यहाँ से एक नलकी के द्वारा ये खुलती है, और इधर आपका जो लीवर है वो यहाँ से क्या करता है, एक नलकी के द्वारा ये भी क्या होता है, इसी ग्रहणी में खुलती है इसकी नलिका, ताकि उधर से जो हार्मोन एंजाइम आए वो छोटी आंत में आ जाए, अग्नाशय से जो हार्मोन एंजाइम आए वो भी छोटी आंत में आ जाए। ठीक, तो यहाँ से ये दोनों क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इसके अंदर। ठीक, उसके बाद देखिएगा तो पहला भाग है ग्रहणी, मैंने बता दिया। यकृत तथा अग्नाशय सामान्य पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी में खुलते हैं। यकृत में पित्त रस तथा अग्नाशय में अग्नाशयी रस ग्रहणी में पहुंचता है और भोजन का पाचन करता है। तो अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता निकल करके, और लीवर से पित्त रस आता है, लीवर से पित्त रस निकलता है, पित्ताशय में स्टोर होता है। इसके नीचे संरचना होती है पित्ताशय, उसमें स्टोर होगा, उस नलकी के द्वारा यहाँ पर आ जाएगा ग्रहणी में। ठीक, तो ये हो जाएगा। अगला भाग उसमें मध्यांत्र, तो 2.40 मीटर लंबी कुंडली पेसली एवं ग्रंथिन नलिका होती है। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यह छोटी आंत के मध्य का भाग होता है, मध्यांत्र। ठीक, यहां भी भोजन का क्या होता है, अवशोषण। ठीक, उसके बाद शेषांत्र, तो लगभग 3.60 मीटर लंबी कुंडली नलिका होती है। शेषांत्र बड़ी आंत में शेषांत्र उंडकीय कपाट द्वारा खुलती है। तो शेषांत्र ही ये भाग है लास्ट वाला, मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि यही जो भाग होता है वो आपका यहां से क्या होता है कि बड़ी आंत के माध्यम से वो जुड़ा हुआ होता है ना। यहाँ पर एक संरचना थी, ठीक, वो मैंने आपको बताया भी था पहले पीछे वीडियो में भी, है ना, यहाँ से। ठीक, इस प्रकार से। तो ये यहाँ से ये रफली एक डायग्राम है, ये बहुत ज्यादा इसमें अच्छा नहीं बनेगा, है ना, केवल समझाने के लिए आपको बना देते। तो यहाँ पर ये शेषांत्र क्या है, इससे जुड़े होते इस भाग को सीकम कहते हैं। ठीक, और इसी के नीचे जो अंग होता है इस तरीके से लगा हुआ, उसको कहते हैं क्रम रूप प्रशेषिका, अवशोषी अंग होता है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगी, ये बड़ी आंत हो जाती है, ये बड़ी आंत है। ठीक, बड़ी आंत के भी 3 भाग आपको मिलेंगे। पहला भाग है सीकम, यानी ये वाला सीकम हो जाएगा, और ये वाला भाग कोलन, है ना, और थर्ड भाग आपका इधर मिलता है मलाशय। ठीक, तो 3 भाग इसमें भी मिलते हैं आपको, है ना। बड़ी आंत के भी 3 भाग, पहला सीकम होता है,
दूसरा क्या होता है, कोलन होता है, और तीसरा आपका मलाशय होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर मैं आपको समझा देता हूं। अब लास्ट भाग देख लेते हैं, बड़ी आंत। इसमें क्या लिखना है आपको, कैसे लिखना है। तो इसकी भी थ्योरी देखिए, स्क्रीन पर आपकी लिखी हुई है कि इसकी लंबाई छोटी आंत से कम होती है। देखिए उल्टा होता है, छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। ठीक, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी लंबाई छोटी आंत से कम लेकिन चौड़ाई अधिक होती है। 1.50 से 1.80 मीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी। इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन तथा मलाशय। मैंने बता दिया आपको, सीकम, कोलन और मलाशय 3 भाग होते हैं इसके। तो देखिए पहला भाग है अंधांत्र या सीकम, हिंदी में कहते हैं अंधांत्र या सीकम। ठीक, चौड़ी थैलीनुमा संरचना होती है। सीकम के अंतिम भाग में सक्रिय नलिका रूपी क्रम रूप प्रशेषिका लगी होती है। मनुष्य में अवशेषीय अंग है। नीचे बता दिया कि जहां पर एक संरचना होती है उसको कहते हैं क्रम रूप प्रशेषिका, एक अंग है, अवशोषी अंग है। ठीक, इसका कोई काम नहीं होता है हमारे शरीर में। ठीक, कभी कभी इससे कोई दिक्कत हुई तो इसको ऑपरेशन के द्वारा काट करके हटा दिया जाता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, उसके बाद सेकंड पार्ट इसका देखिएगा, बृहदांत्र या कोलन। हिंदी में कहते हैं बृहदांत्र, इंग्लिश में कहते हैं कोलन। ये इंग्लिश वाले नाम यहाँ पर थोड़ा लिखे हुए हैं। ठीक, तो कोलन में क्या है कि यह छोटी आंत के चारों ओर यू के आकार की संरचना बनाती है। तो इसको देखेंगे तो ये यू के आकार की है, उल्टा आपका यू बना हुआ है ना। तो ये आपके क्या है, यू के आकार की संरचना है जो आपके यहाँ पर कोलन लिखी हुई है। अब इसके भी बहुत लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, असेंडिंग कोलन, इक्वल कोलन और डिसेंडिंग कोलन। तो असेंडिंग डिसेंडिंग करके भी नाम दे देते हैं, उसको लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक, उसके बाद देखिएगा अगला पार्ट, लास्ट वाला है आपका मलाशय। 12 सेंटीमीटर लंबा भाग होता है। अंतिम सकरा भाग गुदा द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। तो इसका लास्ट वाला जो भाग होता है ये नीचे का है ना, इसको कहते हैं गुदा द्वार। यहां से क्या होगा कि मल आपका बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। ठीक, तो ये कंप्लीट डाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है और ये उसकी थ्योरी हो जाती है। अब बस इतना ही आपको लिखना है, ग्रंथियों के बारे में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन डाइजेशन में आपका ये होगा, डायग्राम बना दिया, ये इतना लिख देंगे, इतनी थ्योरी ही बहुत है इसके लिए। ठीक, तो ये हो जाता है आपका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की ओर फिर डिस्कशन में आपसे करता हूं। चलिए, तो अब यहां पर देख लेते सेकंड प्रश्न जो आपके एग्जाम में कभी कभी आता है। ये भी प्रश्न कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो पाचन की प्रक्रिया और पाचन तंत्र दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस, वो मैंने आपको बता ही दिया है ना। पीछे जो पढ़ाया वो पाचन तंत्र का वर्णन था। यहाँ पर जो पढ़ना है वो किस अंग में किस प्रकार से पाचन होता है, उस पाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से। तो पहली हेडिंग देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर थ्योरी आ गई है। इसको पढ़ करके मैं आपको बताता चलूंगा, समझाता चलूंगा, है ना। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इसको। तो देखिए नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि पाचन। तो पाचन की परिभाषा भी पीछे भी आई थी, आप वो भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा चाहे जो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं इससे। ठीक, मुख गुहा में पाचन। तो डाइजेशन इन बकल कैविटी। मुख गुहा में पाचन कैसे होता है देखिएगा। तो मुख गुहा में भोजन लार ग्रंथियों से स्रावित लार के साथ मिश्रित होता है। लार में जल, विद्युत अपघट्य, टाइलिन, ये क्या है, एंजाइम होता है टाइलिन लार के अंदर। ठीक, तथा लाइसोजाइम होता है, एक लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है ना, जो कीटाणुओं को खत्म करने का काम करता है। हानिकारक कीटाणु वगैरह चले जाते हैं, छोटे बच्चे मिट्टी वगैरह खा लेते थे, तो उसको खत्म करने के लिए जो कीटाणु जीवाणु मुंह में चले गए उनको खत्म कौन करेगा, तो इसलिए लाइसोजाइम एंजाइम भी आपका पाया जाता है मुख के अंदर, लार में। ठीक, उसके बाद आगे क्या है, स्लेवरी एमाइलेज भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कहता है कि जो लार ग्रंथियों से निकलने वाला एमाइलेज एंजाइम है वो क्या करता है, वो बता रहा कि स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक, तो पहला भाग आपका ये हो जाएगा कि मुख गुहा में पाचन, बस इतना ही लिखना है इसमें और कुछ नहीं करना। ठीक, उसके बाद चाहे तो इसका पहले स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, तो इस भाग का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेकंड देखिए आपकी स्क्रीन पर थ्योरी आ गई है। यहां पर लिखा हुआ अमाशय में पाचन। इसमें देखिए क्या बताया गया, कहा गया अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का श्रवण करती हैं। जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रवित होता है और इसमें बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, पाचक एंजाइम तथा श्लेष्म होते हैं, है ना। श्लेष्म का मतलब है म्यूकस एक प्रकार से, तो HCl भी निकलता है वहां से, है ना, और पाचक एंजाइम भी होते हैं उसमें से।
ठीक, और जो द्रव पदार्थ निकलता है उसको श्लेष्मा कहते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्या लिखा, कहता है इसमें, कहता है कि HCl माध्यम को अम्लीय बनाता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य करता है जो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में तोड़ता है। जठर लाइपेज वसाओं का पाचन करता है। कहता है कि जठर रस जो है वो आपका लाइपेज वसाओं का पाचन कर देगा, है ना। तो ये सेकंड पार्ट में आपका हो जाएगा। सेकंड भाग में अगर लिखना चाहें तो आप ये बात बता सकते हैं, ये उसके अंदर लिख सकते हैं। छोटी आंत में पाचन, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा सा पाचन की प्रोसेस बड़ी रहेगी, है ना, इसमें थोड़ा सा ज्यादा थोड़ी आपको मिलेगी, देखिएगा इसको। तो लिखा आमाशय में अर्धपचित भोजन जठर रस से मिश्रित गृहिणी से होकर छोटी आंत में प्रवेश करता। छोटी आंत में काइम में क्षारीय पित्त अग्नाशयी रस, पीएच मान भी इनका दिया गया, देख लीजिएगा, ठीक, तथा आंत रस मिश्रित हो जाते हैं। अग्नाशय से अग्नाशयी रस, यकृत से पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित, है ना। गृहिणी में यकृत अग्नाशयी नलिका द्वारा उड़ेले जाते हैं, मतलब छोड़े जाते हैं। उड़ेले का मतलब छोड़े जाते हैं, यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक। अग्नाशयी रस में अग्नाशयी एमाइलेज, ट्रिप्सिन तथा अग्नाशयी लाइपेज होते हैं जो क्रमशः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पाचन करते हैं। और नीचे आपको रिएक्शंस भी इसमें दी गई हैं कि स्टार्च ग्लाइकोजन अग्नाशयी लाइपेज का करता माल्टोज में बदल देता है। प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम पेप्टाइड्स में बदल देता है। वसा को अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम ग्लिसराइड्स में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लिखा है कि पित्त रस में लवण होते हैं जो वसा का पायसीकरण करते हैं। आंत रस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज तथा लाइपेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, पेप्टाइड, ग्लिसरॉल का क्रमशः पाचन करते हैं। तो सरल कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेजेज लिखा, हेक्सोज शर्करा में ये बदल जाएंगे, ठीक। तो ये रिएक्शन चाहे लिखिए चाहे न लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक। उसके बाद पाचित भोज्य पदार्थ सूक्ष्म अंकुरों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। तत्पश्चात रक्त के साथ विभिन्न शरीर के ऊतकों में भेज दिए जाते हैं। तो पाचन का जितना काम होता है आमाशय में और छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में केवल अवशोषण होता है, वो भी किसका, जल का। तो जल का सबसे अधिक अवशोषण कहां पर होता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत का केवल काम ही है पानी को अवशोषित करना, जल को अवशोषित करना, ठीक। तो ये मेन फंक्शन उसका होता है। तो यहां तक आपका ये हो जाता है। आप देख लीजिएगा बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो यहाँ पर चौथा जो पॉइंट लिखा वो बड़ी आंत के विषय में लिखा है, इसमें देख लीजिए। कहता है कि बड़ी आंत में भोजन में उपस्थित जल अवशोषित हो जाता है तथा अपचित भोजन मल के रूप में मलाशय में एकत्रित हो जाता है। मल पदार्थ गुदा द्वारा बाहर बहिक्षेपित हो जाता है या बहिक्षेपित कर दिया जाता है। तो ये हो जाते हैं आपके मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। किस भाग में कैसे पाचन होता है वो यहाँ पर सारी थ्योरी लिखी हुई थी, वो मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज मैंने जो आपको नोट्स से बताया है वो समझ में आ गया होगा, है ना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।